Hello friends, myself is Chandran Kumar Singh. This is the 12th part of machine design. लास्ट पार्ट में डिस्कस की थी अप टू क्वेश्चन नंबर 186 तक. क्वेश्चन नंबर 187, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में देख लेते हैं. नाउ इन मशीन डिजाइन में हम लोग किसी भी चीज़ को डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग अलाउएबल स्ट्रेस को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ. यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के प्लेस पर हम लोग अलाउएबल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं. मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितना वो सस्टेन कर सकता है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितना वो सस्टेन कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ये ब्रिटल मटेरियल के केस में होता है कि ब्रिटल मटेरियल में सडनली फेल्योर होता है, और डक्टाइल मटेरियल के केस में हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं. तो यील्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है, एट द यील्ड पॉइंट, आफ्टर द यील्ड पॉइंट द परमानेंट सेट इज रिसाइड इनसाइड द बॉडी. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डक्टाइल मटेरियल के केस में हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं और ब्रिटल मटेरियल के केस में हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं. लेकिन जब डिजाइन करते हैं तो इन दोनों के प्लेस पर हम लोग एक नया स्ट्रेस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अलाउएबल स्ट्रेस, जो इस वैल्यू से कम होता है. तो अलाउएबल स्ट्रेस जो होता है मतलब वो स्ट्रेस जितना वो सस्टेन कर सकता है. तो allowable stress is set considerably lower than the ultimate strength और yield strength. yield strength और ultimate strength से उसका वैल्यू कम होता है allowable stress का. नाउ अब एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं मशीन डिजाइन में वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये एक्चुअल में रेशियो होता है अल्टीमेट अपॉन अलाउएबल का. अल्टीमेट ज़्यादा होता है, अलाउएबल कम होता है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. मान लीजिए कि किसी का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 12 पास्कल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 12 पास्कल है, तो उसका अलाउएबल स्ट्रेंथ हम लोग जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं कि वो अलाउ करेगा मान लीजिए 10. देन 12/10 जो भी मिला उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी. 10 तक तो वो फेल नहीं करेगा. एक्चुअल में है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ 12, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कम कंसिडर करते हैं ताकि जितना में वो सस्टेन कर सकता है ब्रेक ना हो. मतलब खुदा न खास्ता किसी और कंडीशन की वजह से वो 10 पे अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रिज आप डिजाइन किए हैं, ब्रिज है और ब्रिज आप डिजाइन किए हैं, ब्रिज का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो भी था वो था 12 पास्कल. अब क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ पर किसी तरह का वाइब्रेशन होता है, मान लीजिए वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन में लोड तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में जब वो वाइब्रेशन नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ होता है, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसके हिसाब से अगर वाइब्रेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में ये 10 पे भी फेल हो सकता है. तो इसको और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए हम 10 नहीं 8 कंसीडर कर लें. मान लीजिए कि 8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किए तो उसमें अलाउएबल स्ट्रेस हम मान के चले कि वो 8 पे फेल करेगा. तो उसका चांसेस जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो चांसेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक्चुअल में क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट या यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द अलाउएबल स्ट्रेस. अगर हम लोग ब्रिटल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेंगे, अगर डक्टाइल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे. इसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. द एबव रेशियो मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन यूनिटी. फॉर ब्रिटल मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड for defining factor of safety, but for ductile material yield strength is considered for defining the factor of safety. तो हम जैसे देखिए अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस. वर्किंग स्ट्रेस जिस स्ट्रेस पे हम काम कर रहे हैं, दैट मीन्स अलाउएबल स्ट्रेस. दैट मीन ऑप्शन नंबर ए बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, द रिवेट्स विच आर हीटेड, वैसा रिवेट जिसको हीट करते हैं एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड, वो जो फील्ड होगा उसमें ड्रिवन करेंगे उसको, तो उसको ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको जनरली हम कहते हैं फील्ड रिवेट. फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट. यहाँ पर सिर्फ फील्ड रिवेट भी है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. नाउ इन द फील्ड रिवेट्स आर हीटेड टू ए लाइट चेरी रेड कलर.
रिवेट को सबसे पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको होल के अंदर पंच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक रिवेटिंग गन। न्यूमेटिक रिवेटिंग गन यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको होल में इंसर्ट करने के बाद पीछे से हम लोग न्यूमेटिक गन यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक गन कहने का मतलब है कि एयर ड्रिवन गन होता है वहाँ पर, उससे हम लोग उस रिवेट को टाइट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रिवेट। अगर वो पावर ड्रिवन, तो पावर ड्रिवन वो न्यूमेटिक गन जो है पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो रिवेटिंग होता है वहाँ पर। ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। नाउ दूसरा हम बात करें हैंड ड्रिवन रिवेट। हैंड ड्रिवन रिवेट मतलब कि वो कोल्ड ड्रिवन का बात कर रहा है, मतलब कि वो हाथ के मदद से। अनदर टाइप ऑफ रिवेट इज कॉल्ड हैंड ड्रिवन रिवेट। इट इज़ ग्रेट इन्फीरियर even the power driven field rivet and may be used only for the unimportant structures। हैंड ड्रिवन हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं होता है। फिलहाल के लिए इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही समझ लो कि फील्ड रिवेट होता है जिसमें हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वहाँ पर हम लोग पावर के थ्रू उस रिवेटेड जॉइंट वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। एक बात तो यहाँ पर और नोटिस करना है कि हॉट ड्रिवन रिवेट जो होता है वो 16 mm, 18 mm, 20 mm एंड 22 mm डायमीटर का होता है। इज यूज फॉर स्ट्रक्चर स्टील वर्क के लिए। सम रिवेट आर ड्रिवन एट, कुछ रिवेट ऐसा होता है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर होता है, इसको हम लोग कोल्ड रिवेट भी बोलते हैं। तो कोल्ड रिवेट जो है उसका साइज जो होना चाहिए वो 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, लेस देन 10 mm होना चाहिए, लेस देन 10 mm होना चाहिए कोल्ड रिवेट केस में। और हॉट रिवेट के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवेट्स में बी ड्रिवन बाय हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर। हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर से हम लोग उसको ड्रिवन करते हैं। रिवेट को बहुत तरह से क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिवन रिवेट ऑफ डायमीटर मोर देन 10 mm इज नॉट परमिटेड नहीं होता है। मतलब कोल्ड ड्रिवन जो होता है वो 10 mm से कम होना चाहिए। कोल्ड ड्रिवन रिवेट जो होना चाहिए वो 10 mm से कम होना चाहिए, और हॉट ड्रिवन जो होना चाहिए वो 16, 18, 20, 22 mm का होना चाहिए। जब भी थोड़ा मोटा रिवेट होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस ही बोलता है जब मोटा रिवेट हो आपके पास तो आप कोल्ड रिवेटिंग तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो भी फोर्स लगाना होता है आपको हैमर के थ्रू लगाना पड़ता है। तो मोटा जब भी होगा तो वहाँ पर हॉट ड्रिवन ही करेंगे हम लोग। हॉट ड्रिवन में होता है कि आपका जो डायमीटर होता है वो 16 to 22 वेरी करता है, जबकि कोल्ड ड्रिवन लेस देन 10 mm। अगर 10 mm से कम उसका डायमीटर है तो कोल्ड ड्रिवन हम लोग करते हैं। तो द रिवेट्स विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड इज नोन एज पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा फील्ड का स्पेलिंग गलत है, फाइल्ड लिखा हुआ है, फील्ड होगा एक्चुअल में। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिवन रिवेट रेंजेस फ्रॉम। कोल्ड रिवेट जो होता है वो 10 mm से कम होना चाहिए। इन नेक्स्ट नंबर, इन एन एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन, एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन है द रिवेट्स हैव टू रेजिस्ट। रिवेट क्या क्या रेजिस्ट करेगा? एक्सेंट्रिक कनेक्शन का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए एक ये मेंबर है, दूसरा एक मेंबर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कुछ रिवेट जॉइंट है, 1 2 3 4, इस तरह का रिवेट जॉइंट, 4 रिवेट जॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। ये इस एक्सिस के कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिक है। दैट मीन्स लोड अगर यहाँ पे लगता है तो इसके वजह से ये जो रिवेट है वो शेयर भी होगा और एक मोमेंट भी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर दो तरह का बात होगा, एक तो डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होगा, दूसरा मोमेंट क्रिएट होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन ऑफ एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर एंड एक्सटर्नल मोमेंट। यहाँ पर दो बात होता है, एक तो डायरेक्ट शेयर और दूसरा एक्सटर्नल मोमेंट। कब? जब एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन होगा तब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का जब कनेक्शन होगा तो ये एक मेंबर है और ये एक दूसरा मेंबर है जो जहाँ पर रिवेटेड जॉइंट यहाँ पे किया गया है। तो लोड लग रहा है P, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो भी है वो T मान लीजिए। तो P इंटू टी जो भी क्रिएट करेगा वो मोमेंट क्रिएट करेगा, और ये लोड डायरेक्ट लोड जो है वो P। तो कहने का मतलब है इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसमें आपका दो तरह का बात देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट शेयर एंड एक्सटर्नल मोमेंट।
In this type of eccentric riveted connection, a rivet is subjected to tension in addition to the direct shear in the bracket connection as shown in the figure. Now, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो डेरिवेशन बहुत, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका कुछ डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सेंट्रिक रिवेटेड कनेक्शन में द रिवेट्स हैव टू रेजिस्ट लीनियर एज वेल एज रोटरी डिस्प्लेसमेंट, दोनों देखने को मिलेगा, डायरेक्ट शियर और आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से चूज करना है। अब कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, रिवेट होल का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, मतलब होल इतना बड़ा और रिवेट इतना बड़ा, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहता है। तो क्लियरेंस कितना रहता है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो ही आप इसको मार सकते हैं करेक्टली। तो रिवेट होल और रिवेट का डायमीटर, रिवेट होल और रिवेट का डायमीटर में अगर रिवेट होल आपका बड़ा है तो कितना बड़ा है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द रिवेट डायमीटर और ये यहाँ होल डायमीटर। होल डायमीटर हम इन जनरल देखते हैं, बॉयलर केस में नहीं, इन जनरल। अगर ये 12 है तो होल डायमीटर उससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है 13.5, ये 14 है तो ये 15.5, 16 है तो 17.5, 18 है तो 19.5, 20 है तो 21.5। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 1 मिलीमीटर फॉर द रिवेट डायमीटर अप टू 12 मिलीमीटर, रिवेट डायमीटर अप टू 12 मिलीमीटर, रिवेट डायमीटर अप टू 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर मतलब कि यहाँ अप टू 12 मिलीमीटर तक जो रिवेट डायमीटर होगा वो 1 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो होल डायमीटर और रिवेट डायमीटर के बीच 1 मिलीमीटर गैप होना चाहिए। तो यहाँ 1 मिलीमीटर गैप है क्या, यहाँ भी 1.5 का गैप है, यहाँ भी 1.5 का गैप है, यहाँ भी 1.5 का गैप है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन 1.5 मिलीमीटर फॉर द रिवेट डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm, 25 mm से ज़्यादा, मतलब 25 mm मतलब 25 mm ज़्यादा, मतलब इस जोन का बात कर रहा है। इस जोन में आपका 1.5 ज़्यादा होता है क्या, तो यहाँ 2 का है ज़्यादा, आपका होल डायमीटर जो है 2 ज़्यादा है रिवेट डायमीटर से, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, मतलब 25 से एक्सीड जैसे करेगा, 25 से ओवर जैसे रहेगा, वैसे ही आपका जो होल डायमीटर होगा वो 2 mm ज़्यादा होगा रिवेट डायमीटर से। दैट मीन्स 1.5 ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 2 मिलीमीटर फॉर द रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm, 25 से ज़्यादा अगर होगा तो 2 mm से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 mm से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डायमीटर ऑफ द होल रिवेट इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 mm फॉर द रिवेट डायमीटर ओवर 25 mm, 25 mm रिवेट डायमीटर से अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो होल डायमीटर जो होगा वो मेरा 2 mm ज़्यादा होगा रिवेट डायमीटर से। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट, रो ऑफ रिवेट मान लीजिए ये है, दूसरा रो ऑफ रिवेट मान लीजिए ये है, तो दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक पिच, PB, बैक पिच। अब बैक पिच कितना होना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे कि जो पिच होता है, पिच दैट मीन्स ये डिस्टेंस, दो रिवेट के बीच का ये डिस्टेंस, पिच जो होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 2D, 2D से कम नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें कि डिस्टेंस बिटवीन रो ऑफ रिवेट दैट मीन बैक पिच, बैक पिच जो होता है वो चैन रिवेटिंग के केस में 2D से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस दैन 2D, 2D से कम नहीं होना चाहिए। तो बैक पिच जो होता है वो ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बैक पिच। ये बैक पिच जो है वो 2D से कम नहीं होना चाहिए, बट फॉर जिगजैग रिवेटिंग के केस में ये जो बैक पिच होता है वो 0.33P प्लस 0.67D से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए।
तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि जो चैन रिवेटिंग के केस में जो आपका बैक पिच होता है वो 2D से कम नहीं होना चाहिए। अब 2D से कम नहीं होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? तो 2D से कम नहीं होना चाहिए तो 2.5D होना चाहिए या फिर 3D होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट इन चैन रिवेटिंग शुड नॉट बी लेस देन 2D, 2D से कम नहीं तो ये 3D आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। रिवेट का ग्रॉस डायमीटर क्या होता है? ना जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हॉट रिवेट का ये साइज होता है, तो यहाँ पर एक लाइन है द डायमीटर ऑफ द रिवेट व्हेन हॉट, डायमीटर ऑफ द रिवेट व्हेन हॉट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द होल। जब वो गर्म है, कोई भी रिवेट जब गर्म है और वो होल के डायमीटर के बराबर है, when the diameter of the rivet when it is hot, then it is equal to the diameter of the hole, and this is called the gross diameter. This is called the gross diameter. The diameter of the rivet when hot is equal to diameter of the hole, and it is called gross diameter. That means हम कह सकते हैं कि जब हम रिवेट कर देते हैं तो उसके बाद जो उसका डायमीटर है, रिवेट जब कब करते हैं? जब उसको गर्म करके उसके अंदर होल के अंदर डाल दिए, तब जो उसका डायमीटर है दैट मीन पूरा पैक हो गया, होल में पूरा वो पैक हो गया, तब उसका जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। द ग्रॉस डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट व्हेन रिवेट मेजर आफ्टर ड्राइविंग। मेजर आफ्टर ड्राइविंग, करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा। नेक्स्ट, पिक द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। फॉलोइंग के लिए ट्रू स्टेटमेंट आपको चूज करना है। द मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। द मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2, पिच का अगर बात कर रहा है तो अभी देखें हम लोग कि मिनिमम पिच, जो पिच होता है बैक पिच या पिच, दोनों ही केस में, बैक पिच और पिच दोनों ही केस में चैन रिवेटिंग अगर करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में तो मिनिमम पिच जो होता है, पिच शुड नॉट बी लेस देन 2D। ये हम लोग पढ़े अभी शुड नॉट बी लेस देन 2D। ऐसा तो हमको यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा है। द मिनिमम पिच शुड नॉट बी एक्सीड 10, ये भी नहीं। दैट मीन हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। तो मिनिमम पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, 2.5 चलेगा इसमें। नाउ क्वेश्चन 195, अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन IBR, सेफ्टी फैक्टर ऑफ रिवेट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द रिवेट जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बॉयलर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के आधार पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द रिवेटेड जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 4, 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए। नाउ इंडियन बॉयलर रेगुलेशन अलाउ द मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होना चाहिए बॉयलर केस में? तो 85%। 85% किस तरह के जॉइंट के लिए होता है? तो हम लोग देखें बट जॉइंट के लिए 85% तक जाता है। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन अलाउ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 85% एंड अकॉर्डिंग टू IBR द फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड नॉट बी लेस देन 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 4 से कम नहीं होता है। तो कितना होता है? 4 से कम नहीं होता है, शुड नॉट बी लेस देन 4। 4 से कम अगर नहीं होता है तो अगर लैप जॉइंट की बात करें तो ये हैंड रिवेटिंग केस में, मशीन रिवेटिंग पावर ड्रिवन, तो इस सब सारे ही केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 4 से ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड नॉट बी लेस देन 4, 4 से कम नहीं होना चाहिए, should not be less than 4. Now, according to Indian boiler regulation, the factor of safety should not be less than 4. नेक्स्ट efficiency of riveted joint. riveted joint के efficiency में डिस्कस किए, तो उसमें हम लोग देखे थे क्या कि riveted joint का efficiency हम लोग देखे थे। तो मिनिमम ऑफ द 3 स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, जब वैसा प्लेट का स्ट्रेंथ जिसमें कोई रिवेट नहीं किया हुआ,
दैट मीन्स इस तरह का प्लेट जिसमें कोई भी रिवेट नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो आपका एफिशिएंसी है। द मिनिमम ऑफ द थ्री स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द पिच लेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। पिच लेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, टोटल लेंथ अगर कोई अगर रिवेट रहता दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग पिच बोलते थे। अगर कोई रिवेट है ही नहीं तो टोटल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पिच हो जाएगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा वो आपका पिच लेंथ इंटू इसका जो भी थिकनेस होगा वो, तो P इंटू टी। तो इसका टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन एरिया जो भी होता है वो स्ट्रेंथ होता है। अब कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई रिवेट नहीं था तब उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पिच लेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ लिस्ट ऑफ पीटी, पीएस और पीसी। पीटी क्या है, टीयरिंग स्ट्रेंथ, पीएस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ और पीसी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसमें जो सबसे कम होगा वो वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड या सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, यानी पी टी इंटू सिग्मा टी। तो ये जो होगा वो इफिशियंसी हमको देता है ऑफ द रिवेट ज्वाइंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 197, अकॉर्डिंग टू आईबीआर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रिफर्ड फॉर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। अब इसमें दो तरह का ज्वाइंट होता है। बॉयलर में आपको दो तरह का ज्वाइंट देखने को मिलेगा, एक है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और एक है आपका सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट। अगर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है तो वहाँ पर हम लोग बट ज्वाइंट करते हैं, और अगर सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट है तो वहाँ पर हम लोग लैप ज्वाइंट करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ बॉयलर ज्वाइंट का अगर बात करें तो इन प्रेशर वेसल ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्टीम बॉयलर टू टाइप ऑफ ज्वाइंट आर देयर। फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट और दूसरा सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इट इज यूज्ड टू ज्वाइन द एंड ऑफ द प्लेट टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल सेल एज शोन इन द फिगर। जनरली ए डबल स्ट्रैप बैट ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट के केस में प्लेट के दोनों एंड को, किसी प्लेट के दोनों एंड को सर्कमफ्रेंशियल सेल के जैसा मोड़ करके और वहाँ पर जो ज्वाइंट करते हैं तो उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये आपका पूरा एक प्लेट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सर्कमफ्रेंशियल प्लेट है। यहाँ पर दोनों के बीच ज्वाइंट जो किया गया है वो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट है। दैट मीन्स यहाँ बट ज्वाइंट किया गया है। इसमें एक ऊपर में स्ट्रैप है, एक नीचे में स्ट्रैप है और यहाँ पर बट स्ट्रैप किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एंड ऑफ द प्लेट और ये दूसरा एंड ऑफ द प्लेट। दोनों एंड ऑफ द प्लेट को यहाँ पर इस तरह से रख दिया गया है। नीचे में एक कवर प्लेट और ऊपर में एक कवर प्लेट रखने के बाद यहाँ पर रिवेटेड ज्वाइंट किया गया है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। क्योंकि पूरा लेंथ ऑफ द बॉयलर का जो भी लेंथ है उस पूरे में हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बट ज्वाइंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। दूसरा है सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बार ये सिलेंडर तैयार हो गया, अब उसका एक नीचे का हिस्सा और एक ऊपर का हिस्सा आपको वहाँ पर दूसरा प्लेट लगा करके वहाँ पर लैप ज्वाइंट करना होगा, उसको ढकना होगा। तो इसको बोलते हैं कवर प्लेट भी आप बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये और ये के बीच जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट। तो सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट या लैप ज्वाइंट हम लोग इस तरह से करते हैं। तो सर्कमफ्रेंशियल के लिए लैप ज्वाइंट यूज़ करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल के हम लोग बट ज्वाइंट यूज़ करते हैं। नाउ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आईबीआर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्वाइंट फॉर लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, तो हम लोग देखिए बट ज्वाइंट। नेक्स्ट है द एज ऑफ द बॉयलर प्लेट आर बिवेल टू एन एंगल ऑफ, एज ऑफ द बॉयलर प्लेट कितना होता है बिवेल, 80 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, चाहे क्लॉकिंग या फुलरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है द रिवेटेड ज्वाइंट में फेल ड्यू टू, रिवेटेड ज्वाइंट कैसे फेल हो सकता है, तो शेयर से ही फेल हो सकता है, टीयर से ही फेल हो सकता है और क्रशिंग भी हो सकता है, या फिर टीयरिंग ऑफ द प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ द रिवेट, ये भी हो सकता है। दैट मीन कह सकते हैं एनी वन ऑफ द एबव, किसी भी तरीके से वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आईबीआर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज फॉर सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट। सर्कमफ्रेंशियल ज्वाइंट के लिए हम लोग लैप ज्वाइंट यूज करते हैं। द बॉयलर प्लेट थिकनेस अगर 20 mm है, बॉयलर प्लेट का थिकनेस अगर 20 mm है, देन द रिवेट डायमीटर क्या होगा। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि डायमीटर ऑफ द रिवेट
अगर हमको निकालना हो, रिवेट का डायमीटर निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 6√T यूज़ करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि T क्या है, T बी द बॉयलर सेल का थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल। यहाँ पर बॉयलर सेल का जो थिकनेस है वो दे रहा है 20 mm। अब 20 mm का रूट अंडर 20 करेंगे तो मिलेगा मेरे को 4.47 इंटू 6 मेरे को मिलेगा 26.83। तो 6√T से मेरा डायमीटर ऑफ द होल निकल जाएगा। अब डायमीटर ऑफ द होल जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, रिवेट थोड़ा सा छोटा होता है। 26 से थोड़ा छोटा, कितना छोटा, अप्रोक्स 1.5 छोटा, दैट मीन मान सकते हैं 25। ऑप्शन में कहीं भी 25 नहीं है, तो आप इसमें नन ऑफ द एबव मार सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। अगर प्लेट का थिकनेस जो है वो 8 mm से अगर कम होता, 8, यहाँ चूँकि 20 mm दिया हुआ है, अगर वो 8 mm से कम होता तब हम लोग शियर स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ को आपस में इक्वेट करके और वहाँ से डायमीटर निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि ये 20 mm है, दैट मीन ज़्यादा है, दैट मीन उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। और ये फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे तो 6√T जब भी करेंगे तो अप्रोक्स मेरे पास जो डायमीटर आएगा वो 25 आएगा, डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन 25 नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है 20, 10, 40 एंड 30 mm, दैट मीन्स नन ऑफ द एबव, इसमें मार देंगे हम लोग। तो यहाँ पर होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट कह रहा है ए थिन वॉल सिलेंड्रिकल वेसल। थिन वॉल प्रेशर वेसल हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन हैविंग वॉल थिकनेस इज इक्वल टू TC। central cylindrical portion having wall thickness equal to TC and two hemispherical end of wall thickness TH. In order to ensure uniform stress in both the portion, the ratio of TC divided by TH should be, क्या होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन जिधर है हैविंग वॉल थिकनेस उसका जो है वो TC है, एंड टू हेमिस्फेरिकल एंड में जो वॉल थिकनेस है वो TH है। ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं कि थिन वॉल प्रेशर वेसल में, अगर ये थिन वॉल प्रेशर वेसल है तो इसमें कोई एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा L, और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा उसको बोलते हैं सिग्मा C। सिग्मा C का वैल्यू PR/T और सिग्मा L का वैल्यू PR/2T। ये ऑलरेडी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख चुके थे सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल के केस में। तो सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा C। ना तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं वो PR/T के बराबर होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो भी होता है वो PR/2T के बराबर होता है। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल, चूँकि इसमें बात कर रहा है एक इस एंड का, इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है एक इस एंड का और एक इस एंड का, ये दोनों एंड जो है वो एक्चुअल में स्फेरिकल प्रेशर वेसल के अंतर्गत आएगा। तो स्फेरिकल प्रेशर वेसल में आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दोनों का दोनों PR/2T के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें स्फेरिकल प्रेशर वेसल के केस में, स्फेयर के केस में, तो स्फेयर के केस में दोनों तरफ, चाहे कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कीजिए, दोनों तरफ, इस तरफ भी सिग्मा तो इस तरफ भी सिग्मा, दोनों स्ट्रेस आपस में बराबर होता है। वो वैल्यू कितना है, तो वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल टू PR/2T के बराबर है। वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, PR/2T। Only one stress are acting either in X and Y direction. The wall is pressurized cylindrical spherical vessel is subjected to uniform tensile strength in all direction. यहाँ पर uniform tensile strength in all direction आपको देखने को मिल रहा है। सपोज कीजिए कि अगर इसको डिराइव कैसे किए थे, तो डिराइव किए थे कि मान लीजिए कि एक इसका इस स्फेयर का एक टुकड़ा हम बीच से काट दिए, और इस हिस्से का हम फिगर बनाए, तो अंदर से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो स्मॉल p है,
इनटू एरिया, जिस एरिया में एक्ट हो रहा है वो पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल प्रेशर इनटू एरिया फोर्स मिल गया, पी विद द कैपिटल पी विद द फोर्स एंड स्मॉल पी विद द प्रेशर। तो नो, अगर हम स्ट्रेस का बात करें तो स्ट्रेस यहाँ पर जो भी जनरेट हो रहा है वो इस एलिमेंट में जनरेट होगा, ये जो एलिमेंट है वहाँ जनरेट होगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सॉलिड मटेरियल के इनसाइड में आपका स्ट्रेस जनरेट होता है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया जो भी इस एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना है, पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम जान रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आर नॉट माइनस आर आई, यहाँ से आर नॉट माइनस आर आई जो भी है उसको हम बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ द सेल, उसकी जगह टी रख दी। और आर नॉट और आर आई को हम ये मान लिए कि दोनों थिकनेस बहुत स्मॉल है, इसलिए आर आई और आर नॉट दोनों जो है वो आर के बराबर है। तो आर नॉट और आर आई की जगह हम आर पुट किए तो आर प्लस आर 2r इंटू सिग्मा इंटू पाई। ये स्ट्रेस और ये प्रेशर फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर जब करेंगे, जब दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद मेरे को सिग्मा मिलेगा PR/2T। ये तो हुआ सर आपका स्फेरिकल जो शेप है, सिलेंडर का जो स्फेरिकल शेप है, वहाँ पर टोटल जो स्ट्रेस एक्स और वाई डायरेक्शन में लग रहा है वो दोनों सेम लग रहा है, वो कितना है, PR/2T। अच्छा, और लॉन्गिट्यूडनल का अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में आप लोग देख चुके हैं PR/2T, और सर्कमफ्रेंशियल में आप लोग देख चुके हैं PR/T, ये ऑलरेडी हम लोग डिफाइन किए थे पहले भी। तो सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं PR/P। अब नौ कह रहा है ए थिन वॉल सिलेंड्रिकल वेसल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन हैविंग वॉल थिकनेस इज इक्वल टू TC। अच्छा, मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, यहाँ पर जो एलिमेंट कंसिडर किए हैं इसमें सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, PR/T। तो कितना है, PR/T, थिकनेस कितना है, TC। एंड नाउ एंड टू हेमीस्फेरिकल एंड ऑफ वॉल थिकनेस TH। ये हेमीस्फेरिकल एंड जो है इसका जो वॉल थिकनेस है वो TH है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस स्फेयर में वो कितना होता है, तो सिग्मा C जो भी होता है वो होता है PR/2T, थिकनेस कितना है, TH है के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है टू इंश्योर यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन बोथ द पोर्शन। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेस दोनों आपस में बराबर है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है दोनों ही केस में, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और यहाँ भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ये दोनों सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आपस में बराबर है। देन द रेशियो ऑफ TC डिवाइडेड बाई TH क्या होगा, तो हम दोनों को बराबर करते हैं तो क्या मिला, PR/TC इज इक्वल टू PR/2TH। यहाँ से PR तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको निकालना है क्या, TC डिवाइडेड बाई TH। तो TC को उस साइड ले जाएंगे तो TC डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू 2, TC डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवेटेड ज्वाइंट में फेल ड्यू टू। रिवेटेड ज्वाइंट कैसे कैसे फेल करता है तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फेल बाय टीयरिंग ऑफ द प्लेट, या टीयरिंग ऑफ द रिवेट प्लेन, या टीयरिंग या सियरिंग ऑफ द रिवेट, या क्रशिंग ऑफ द रिवेट। तो यहाँ पर दोनों बात होता है, फेल प्लेट भी फेल होता है और आपका रिवेट भी फेल होता है। तो आइदर फेल्योर ऑफ द रिवेट और फेल्योर बाय द प्लेट, किसी भी तरह से ये फेल हो सकता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट फेदर की। फेदर की यार जनरली फेदर की क्या होता है, तो फेदर की के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, टाइट इन सैफ्ट एंड लूज इन हब, लूज इन सैफ्ट एंड टाइट इन हब। नाउ जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शैंक की, रेक्टेंगुलर शैंक की एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि उसका विड्थ जो होता है वो D/4 होता है और थिकनेस जो होता है D/6 होता है। विड्थ जो होता है D/4, जनरली सारे का विड्थ जो होता है वो D/4 होता है और थिकनेस जो होता है D/6 होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको।
स्क्वायर संख्या में भी विड्थ और थिकनेस दोनों का दोनों d/4, क्योंकि विड्थ जो है d/4 और इसमें विड्थ और थिकनेस चूँकि दोनों बराबर होता है इसलिए दोनों d/4। नाउ गिव हेड की में क्या होता है, विड्थ जो होता है वो d/4 होता है और थिकनेस जो होता है d/6 होता है। नाउ बात करना है फेदर की के बारे में। यहाँ पर थोड़ा फेदर की के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ए की अटैच टू द वन मेंबर ऑफ ए पेयर एंड विच परमिट्स रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट इज नोन एज फेदर की। जैसे फेदर की को हम यहाँ पर ये मान लीजिए सॉलिड सैफ्ट है, सॉलिड सैफ्ट है, इस सॉलिड सैफ्ट में एक ग्रुप बना लिए, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में ग्रुप बना लिया और वहाँ पर फेदर की को मतलब एक रेक्टेंगुलर की को आप अटैच कर दिए और वहाँ पर दो स्क्रू अप लगा दिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दैट मीन उस सैफ्ट में उसको हम फिक्स कर दिए। अब उसके ऊपर जो आपका हब है वो उसके ऊपर जाएगा। दैट मीन्स ये जो सैफ्ट में पूरी तरह से फिट है, दोनों तरह से, इधर भी और इधर भी, स्क्रू के साथ, सेट स्क्रू के साथ, और तब उसके ऊपर हम हब डाले हैं। ये केस में उल्टा हुआ है, हब इसमें हब में फिक्स है, आपका फेदर की जो है फिक्स है आपका हब में, और वो उसको यहाँ पर सैफ्ट में होल करके उसके अंदर हम डाल दिए। तो ये क्या होता है कि ऐसा करने से आपका जो है वो रोटेशन अलाउ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फेदर की है इसको हम सैफ्ट के साथ पूरा का पूरा फिक्स कर दिए हैं। मतलब कि ये सैफ्ट के साथ पूरा फिक्स हो गया, दैट मीन टाइट हो गया है सैफ्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्रू। सेट स्क्रू की मदद से ये सैफ्ट के साथ पूरा टाइट हो गया है और हब के साथ हब को उसके ऊपर ला के डाल दिया गया। मतलब कि अगर मोशन में होगा, ये अगर मोशन में होगा तब यहाँ पर कुछ लूज हो सकता है आपका हब। ना एक बात इसमें और नोटिस करना है कि इसमें चूंकि एक्सियल मूवमेंट भी हो सकता है, अगर एक्सियल मोशन को ट्रांसमिट करना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेट स्क्रू, यहाँ पर सेट स्क्रू लगा हुआ है, और यहाँ पर रोटरी मोशन भी पॉसिबल है। रोटरी मोशन और एक्सियल मोशन दोनों इसमें पॉसिबल है, दोनों मोशन इसमें ट्रांसमिट होगा। इट इज फास्टेन आइदर टू द सैफ्ट, ये जो की है फेदर की, ये फास्टेन आइदर टू द सैफ्ट और द हब, या तो सैफ्ट के साथ या तो हब, किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। द की इज बीइंग ए स्लाइडिंग फिट इन द की वे ऑफ द मूविंग पीस, जो पीस इसमें मूविंग कंडीशन में वो है सैफ्ट, और सैफ्ट में ये स्लाइडिंग फिट हो जाता है। मतलब कि ये इसमें इसको यहाँ पर ग्रूव काट करके इसमें डाल दिया गया है यहाँ पर। नाउ द की अटैच टू द वन मेंबर ऑफ ए पेयर, यहाँ पेयर कौन कौन सा है, एक सैफ्ट दूसरा है, किसी एक के साथ आप अटैच कर दीजिए, आइदर सैफ्ट के साथ कि इस की को अटैच करिए और उसके ऊपर हब को लगा दीजिए, या फिर आप हब के साथ अटैच कर दीजिए जो जैसा कि यहाँ किया गया है, और उसके ऊपर सैफ्ट लगा दीजिए। इट ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलल की वी ट्रांसमिट टर्निंग मोमेंट, ऑल्सो परमिट एक्सियल मूवमेंट। ये टर्निंग मोमेंट भी पॉसिबल है, टर्निंग मोशन को भी यहाँ पर ट्रांसमिट कर सकता है और एक्सियल मूवमेंट को भी यहाँ ट्रांसमिट कर सकता है। जनरली जो हम यूज़ करते हैं इन जनरल लाइफ में, जो हम यूज़ करते हैं, अगर फेदर की यूज़ करते हैं तो इस तरह का फेदर की जनरली यूज़ किया जाता है। इसमें हम जैसा देख रहे हैं कि इस सेट स्क्रू के मदद से इस फेदर की को सैफ्ट के साथ अटैच कर दिया गया है। दैट मीन हम कह सकते हैं कि वो टाइट इन सैफ्ट एंड मे बी लूज इन हब, हब में लूज हो सकता है लेकिन सैफ्ट में लूज नहीं होगा, क्योंकि सैफ्ट के साथ वो कनेक्टेड है, और जनरली ज़्यादा यही यूज़ करते हैं इसीलिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक की है, ये सैफ्ट है आपका, ये आपका की है, लंबा सा की है, कहीं यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है F, कहीं यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसी दूसरे एंड में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F। चूंकि ये सैफ्ट बहुत बड़ा सैफ्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क अप्लाई अगर हो रहा है F, तो वो धीरे धीरे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़िएगा वैसे वैसे टॉर्क, वैसे वैसे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। फॉर द टाइमिंग, अगर मान लीजिए बहुत लंबा सैफ्ट है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर, ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं F इंटू R, ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस एंड में बढ़िएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू जो है, इसका इफेक्ट इस एंड में कम होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये की है, रेक्टेंगुलर की है, आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट पर जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा
टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलेगा, शेयर फोर्स अगर शेयर होता है तो शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो यहाँ मिलेगा 100 और जो यहाँ मिलेगा 100, यहाँ कम मिलेगा, यहाँ ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे अब इस डायरेक्शन में आइएगा वैसे वैसे शेयर फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो घटेगा। ये एक्सपोनेंशियली वैरी करता है। मोर एट द टॉर्क एंड, जिस एंड में आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो उस एंड में आपका ज़्यादा होता है, और जिस एंड में आप टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे हो उस एंड में आपका कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं बात आता है तो उसमें आपका उस एंड में, जिस एंड में टॉर्क अप्लाई हो रहा है उस एंड में आपका शेयर फोर्स आपका ज़्यादा होगा, शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और वो एक्सपोनेंशियली वैरी करता है, लीनियरली वैरी नहीं करता है, वो एक्सपोनेंशियली वैरी करता है अदर एंड तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सपोनेंशियली वैरी करता है। नाउ यहाँ पे देखिए फेदर की आज जनरली, यहाँ जनरली यूज किया गया है, जनरली टाइट इन द शाफ्ट एंड लूज इन द हब, ये ऑप्शन करेक्ट है, जनरली यही यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ द की, पूरे की के लेंथ के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस होता है इज एक्सपोनेंशियल शेप बीइंग मोर एट द टॉर्क इनपुट एंड, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टॉर्क इनपुट एंड में होता है, ये डायरेक्टली आप याद रखिए, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी ये आपको याद रहना चाहिए।